हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर आज बात होने वाली है जीएचसीएल के मैनेजमेंट से। हम इनसे बात करेंगे तिमाही नतीजों के बारे में, आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनसे क्या उम्मीद है, किस तरह के ग्रोथ और आउटलुक की उम्मीद है, इन सब मुद्दों पर होगी चर्चा। लेकिन कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जीएचसीएल देश का एक जाना माना नाम है। 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। केमिकल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कारोबार इनका है। देश में सोडा ऐश की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। 45 मिलियन मीट्रिक टन की टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी इनकी है। तो ये केमिकल और टेक्सटाइल कंपनी हम इन्हें कह सकते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जीएचसीएल के एमडी आरएस जालान साहब। जालान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करें अगर हम नतीजों से ही, तो हमने देखा कि जो आपकी आय है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो हिस्सा है करीब 3% हमने उसमें ग्रोथ देखी आते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कहाँ से ये ग्रोथ आई है? ज़्यादातर आप ये वॉल्यूम्स की वजह से आई है या रियलाइजेशन बेटर हुए हैं उसके कारण ग्रोथ आई है? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने बताया कि हमारा जो ये क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस रहा, अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करूं तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा। जो हमारा टोटल रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो 73% का रहा, और बॉटम लाइन में जो ग्रोथ रहा वो करीब करीब 160% के आसपास का ग्रोथ रहा। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, जैसा आपने राइटली बोला कि ओवरऑल रेवेन्यू जो है केमिकल में वो 3% से था। उसका मेन जो कारण है वो प्रोडक्शन में भी थोड़ी सी इंक्रीज है, और दूसरी तरफ आपकी जो रियलाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हुई है। ये दोनों कारण रहे ये रेवेन्यू के इंक्रीज करने का। जो प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंक्रीज है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी की जो इंक्रीज है वो भी प्राइमरली बिकॉज ऑफ ये दोनों कारण की वजह से है। और आने वाले समय में भी ये बिजनेस का आउटलुक जो है काफी पॉजिटिव दिखता है हमको, क्योंकि अगर आप ग्लोबली बात करें तो सोडा ऐश की जो डिमांड है उसमें सोलर और लिथियम बैटरी के ऊपर जो है काफी बड़ा कंजम्पशन आने वाले समय में दिखता है। और उसकी वजह से, जबकि प्रोडक्शन और या सप्लाई में बहुत बड़ी चेंज आने वाले 2-3 सालों में नहीं दिखती है, तो ये मार्केट इसका फर्म रहेगा और जो है आउटलुक अच्छा रहेगा इसका। इसी इनऑर्गेनिक केमिकल सेगमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने देखा कि जो मार्जिन्स हैं वो भी बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। कॉस्ट कंट्रोल भी आपने किया है। सोडा ऐश का जो रियलाइजेशन है वो भी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो बढ़े हुए मार्जिन्स हैं ये सस्टेनेबल हैं आने वाले 2-3-4 तिमाहियों में? क्या आप इन्हीं बढ़ी हुई मार्जिन्स पर कारोबार कर पाएंगे? जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल जो आउटलुक है, अगर छोटा मोटा कोई ब्लिप पीरियोडिकल हो सकता है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप पूरे सोडा ऐश के बिजनेस को अगर देखें तो अदर देन चाइना, चारों बगल जो है डिमांड में काफी बड़ा अपसाइड है। चाइना में डेफिनेटली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से ब्लिप है, और उसकी वजह से हल्का फुल्का ब्लिप आ सकता है। बट यस, लॉन्ग टर्म में जैसे आपने पूछा, आने वाले कई क्वार्टर्स में ये मार्जिन सस्टेनेबल मार्जिन लगती है। और सोडा ऐश की प्राइसिंग को लेकर इस समय क्या आपका व्यू बन रहा है? क्या जो हमने इस समय जो स्थिति देखी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगेन मैं फ्यूचर की बात ही करना चाहूंगा कि जो प्राइसिंग है उसकी वो कैसी उम्मीद कर रहे हैं आप? बढ़ेंगे, कम हो सकते हैं? सोडा ऐश में जैसे मैंने बताया कि जो आउटलुक है वो आउटलुक पॉजिटिव है, बट पीरियोडिकली थोड़ा बहुत ब्लिप हो सकती है। ये जो थर्ड क्वार्टर है उस क्वार्टर में थोड़ी बहुत ब्लिप आ सकती है, बट अगर आप कई क्वार्टर्स, आने वाले 4-5 क्वार्टर अगर देखें तो ये प्राइसेस ऐसे ही फर्म रहेंगे। बिजनेस की बात करते हैं जालान साहब। यहाँ पर पिछले क्वार्टर में कुछ हमने देखा कि शायद डिमांड कम थी, उसका इम्पैक्ट पड़ा था। आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैंने बताया कि आने वाले समय में अभी जो जो पिछला क्वार्टर गया है, सेकंड क्वार्टर, उसमें डिटर्जेंट की जो डिमांड होती है वो सीजनैलिटी के हिसाब से कम होती है, बट वो अब डिमांड आने वाले समय में रिकवर हो जाएगी आफ्टर रेनी सीजन, और डेफिनेटली डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट आएगी। अपने स्पिनिंग बिजनेस को यहाँ पर डीमर्ज करने का भी प्लान कर रहे हैं। अगर आप उसका एक अपडेट दे सकें अपने निवेशकों को कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, कब तक पूरा हो जाएगा? 20 दिसंबर को उसकी एनसीएलटी में डेट लगी हुई है। 20 दिसंबर को अगर ये अप्रूवल आ जाता है एनसीएलटी का, तो उसके बाद इमीडिएटली 30 डेज में इसका डीमर्जर हो जाएगा, और उसके बाद लिस्टिंग का जो समय है, जो भी प्रोसेस लगती है 2-3 महीने की, वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी।
लेकिन ये जो पूरा स्पिनिंग बिजनेस है, इसको लेकर प्लान्स क्या हैं आपके आने वाले समय में? किस तरह से आप इसकी ग्रोथ देखते हैं? कितना बड़ा मार्केट देखते हैं जिसकी वजह से आपने ये डीमर्जर का डिसीजन लिया है? सी स्पिनिंग में अगर मैं बोलूं तो हमारा जो प्लान है वो काफी एग्रेसिव प्लान है। इसमें एक तरफ हमने ऑलरेडी 20% की एक्सपेंशन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दी है, जो कि आने वाले सेकंड क्वार्टर मतलब फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी यूटिलाइजेशन, और उसके बाद अगले साल में उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और उसी तरह से आने वाले समय में एवरी 2 ईयर्स में हम 20% का वॉल्यूम ग्रोथ की का प्लान है। बट इसके साथ साथ हम एक चीज और कर रहे हैं, वो है आपके ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमारा 65% जो पावर की जो रिक्वायरमेंट है स्पिनिंग में, वो ग्रीन एनर्जी सोलर और विंड से पूरी होती है। और हमारा प्लान है जिसमें कि अभी हम लोग 5 मेगावाट और लगा रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। और आने वाले 2-3 क्वार्टर में आप इसको देखेंगे कि हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 80-85% जो है हमारी ग्रीन एनर्जी से होगा, जिसमें हमको दोनों एडवांटेज होंगे। एक तरफ हमारा जो ग्रीन फुटप्रिंट है वो इम्प्रूव होगा, दूसरा हमारे को जो है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगी इसकी वजह से। तो ये दोनों ही प्लान हमारा जो है एज पर शेड्यूल चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा जालान साहब, केमिकल बिजनेस को लेकर आपका इस समय कोई नए एक्सपेंशन का प्लान, कोई नए इन्वेस्टमेंट, किसी तरह की कोई चर्चा जो आप शेयर कर सके अभी हमारे साथ? बिल्कुल, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी प्लान है, जिसकी की लैंड एक्विजिशन हो चुकी है और 80-90% लैंड एक्वायर हो चुकी है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में काफी काम हो चुका है, उसकी पब्लिक हियरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 4-5 महीने में इसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल जाएगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे अपने, तो उसकी वजह से हमारी कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट 40-50% के बीच की इंक्रीज हो जाएगी, और वो प्लान है। उसके अलावा हमारे को इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी हमारा प्लान है, उसके ऊपर टीम काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जालान साहब, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमसे ये चर्चा करने के लिए। यहाँ पर जीएचसीएल के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं किस तरह कंपनी के नतीजे रहे पिछले क्वार्टर में, और आने वाले तिमाहियाँ जो हैं उनको बेहतर ही दिखाई दे रही हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ की चर्चा भी चल रही है। जो स्पिनिंग बिजनेस है उसको यहाँ पर डीमर्ज करने का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी 20 दिसंबर में एनसीएलटी की जो डेट आई है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर पास हो जाता है तो 1 महीने के अंदर लिस्टिंग की प्रोसेस भी पूरी हो जानी चाहिए। जीएचसीएल आपके सामने आज करीब 1.5% आपको नीचे दिखाई देगा। स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको, ये भी हम अपने फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे शो में आगे। जीएचसीएल के मैनेजमेंट से बातचीत की। हमारे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अभिषेक जैन जी, उनका करते हैं स्वागत। अभिषेक, मैनेजमेंट से हमने बात की और वो काफ़ी बुलिश हैं आने वाले क्वार्टर्स को लेते हुए, और साथ ही साथ जो उनका स्पिनिंग बिजनेस के डीमर्जर का काम है वो भी ट्रैक पर चल रहा है। इस समय जीएचसीएल पर आपका क्या व्यू है? तो हमारा ऐसे ब्रोकिंग हाउस अगर आप देखेंगे तो इस पे जीएचसीएल पे बाई की रेटिंग है। अगर ऐसा आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा, बिकॉज इनका 15 दिन बंद भी रहा है, तो इसके कारण से वॉल्यूम थोड़ा Q3 थोड़ा वीक हो सकता है। बट ओवरऑल बेसिस पे पॉजिटिव ही रहा है। मैनेजमेंट ने जो बोला है कि अभी राइट नाउ जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के थ्रू, और कोई और नई कैपेसिटी इसके अलावा एटलीस्ट 12-15 महीने में कोई मेजर कैपेसिटी इंडिया में तो नहीं आ रही है, और ग्लोबली भी बहुत कम कैपेसिटी, डिमांड सप्लाई जो है वो फेवर में ही रहेगा राइट नाउ। और कंपनी ने जो डेट कम भी किया है, जो इन्होंने पहले अपना टेक्सटाइल बिजनेस बेचा था उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा राइट नाउ। यार्न बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली अगर आपको 600 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉक हमारा FY24 का ईपीएस इसमें 122 रुपए करीब का है। स्टॉक इज अवेलेबल लेस देन 4.5 टाइम्स, 5 टाइम से के आसपास, 5 टाइम के आसपास में अगर लिए मिलता है तो ये डेफिनेटली आप, और इसमें नेक्स्ट मेरे को लगता है 12 से 18 महीने में प्रोडक्ट प्राइजेस जो है सोडा एश के प्राइजेस वो स्ट्रांग ही रहेंगे राइट नाउ। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, जो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन प्लेयर इन इंडिया है राइट नाउ, और इसका प्लांट जो है गुजरात में है। हमारा यही व्यू है, इसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलेगा, बिकॉज एक दो जो इनकी कंपनीज थी, कॉम्पिटिटर्स थे, उनके प्लांट बंद थे, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिल रहा है राइट नाउ। और इसमें टेक्सटाइल बिजनेस का डीमर्जर जो बोले हैं वो मेरे को लगता है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हो जाएगा, तो उसमें भी इनको आगे जाके इसमें बेनिफिट मिलेगा राइट नाउ। करेक्ट। यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहे हैं, कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं। जीएचसीएल पे आप पोर्टफोलियो